31 बार चाकुओं से हमला करते हैं दुर्लभ कश्यप के ऊपर। दुर्लभ कश्यप की मां की भी मौत हो जाती है। आंखों में सुरमा, माथे पर लाल टीका और कंधे पर गमछा जिस गैंग की पहचान थी, एक ऐसा गैंग जिसके सरगना के मौत के बाद भी आज वो गैंग एमपी में पूरी तरीके से सक्रिय है। या यूं कहें कि किसी की भी रंगदारी हो, किसी की भी मौत हो, सबका जीवा वो गैंग खुद ही उठा लेता है। वो खुद गैंग भाड़े पर काम करता है किसी को मौत के घाट उतारने का। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। आज की कहानी इस देश के सबसे युवा गैंगस्टर की, नाम दुर्लभ कश्यप। उज्जैन में जन्मा एक ऐसा युवा, या फिर यूं कहें कि जब वो जरायम की दुनिया में कदम रखा तो वह एक बालक ही था, किशोर था। 16 साल की उम्र बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को सनक सवार होती है अपना नाम कमाने का, नाम के जरिए पैसा कमाने का, तब वो कुछ भी कर सकता है। मैं एक पहली कहानी आप लोगों को 19 साल के एमपी के ही सीरियल किलर की बता चुका हूं कि उसको भी पहले नाम कमाना था, नाम कमाकर पैसा कमाना था। लेकिन दुर्लभ कश्यप की कहानी इन सबसे अलग है। एक अच्छे परिवार में जन्मा, पिता एक अच्छे व्यवसायी, माता शिक्षिका, लेकिन शुरू से उसके मन में एक ऐसा खुराफात था कि मुझे पैसा कमाना है, नाम कमाना है, मुझे उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन बनना है, माफिया बनना है। यही उसकी चाहत रहती है। और स्कूल के दिनों से ही वो बड़े बड़े झगड़ों का निपटारा भी करने लगता है। वो क्लास 10 में पढ़ता है और ग्रेजुएशन तक के बच्चों का जो निपटारा रहता है झगड़ों का, वो खुद करता है। कॉलेज के दिनों से ही उसका एक अपना अलग पहचान बन गया। जब वो 12th के बाद निकला तो उसका पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत अधिक रुझान नहीं था, रुचि नहीं था, और वो फिर सीधे करने लगा कि मुझे किसी भी तरीके से अपना नाम कमाना है और पैसा कमाना है। और इस देश का शायद वो इकलौता ऐसा पहला गैंगस्टर होगा जिसने सोशल मीडिया पर बाकायदा किसी की भी हत्या के लिए एक विज्ञापन निकालता है कि किसी को भी किसी की हत्या करवानी हो तो मुझसे संपर्क करे, कितना भी बड़ा मैटर हो मैं सबको सुलझा दूंगा। जब ये पोस्ट पड़ती है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, तो अचानक से वायरल हो जाती है, क्योंकि यह देश का ऐसा पहला मामला था जब कोई इस तरीके से हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, यानी कि भाड़े पर किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार है। विज्ञापन वायरल होने के बाद लोगों के मन में एक कौतूहल का चर्चा बन गया कि आखिर दुर्लभ कश्यप है कौन। ध्यान देने वाली बात, जब सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप ये पोस्ट डालता है तो युवाओं की एक बड़ी भीड़ दुर्लभ कश्यप के साथ जुड़ जाती है। दुर्लभ कश्यप का एक वसूल रहता है कि हमारे गैंग का एक ड्रेस कोड होगा, यानी कि आंखों में सुरमा लगा होगा, माथे पर लाल टीका होगा और कंधे पर गमछा होगा। और उसका एक और भी वसूल रहता है। वैसे तो दुर्लभ कश्यप और उसका गैंग तमाम तरीके का नशा करते रहते हैं, लेकिन जब भी किसी वारदात को अंजाम देना रहता है तो ये गैंग कहता है कि बिना नशे के ही वारदात करना है। यानी कि आप अगर कोई वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं तो आप नशा करके मत जाइए। ड्रेस कोड कहे या फिर दुर्लभ कश्यप का नाम युवाओं के बीच अचानक से इतनी तेजी से फैलता है कि युवाओं की एक बड़ी भीड़ उसके साथ जमा हो जाती है। केवल उज्जैन ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से भी तमाम ऐसे लड़के दुर्लभ कश्यप के पास पहुंच जाते हैं कि मुझे आपके गैंग में शामिल होना है, मुझे आपके साथ काम करना है। और ध्यान देने वाली बात, जब भी दुर्लभ कश्यप अपने साथियों से मिलता है तो बाकायदा पूरे गैंग की एक तस्वीर खींचता है और फिर उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, क्योंकि वो चाहता था कि मेरा नाम बने, मेरा फेम बने, लोग मुझसे डरें। आप देखे होंगे कि अभी तक जितने भी गैंगस्टर हैं वो सोचते हैं कि मेरी जो पहचान है वो छुपी रहे, मैं पुलिस की गिरफ्त से दूर रहूं। इस वजह से वो सोशल मीडिया पर कोई भी अपडेट नहीं करते हैं। लेकिन इसका तो बिल्कुल अलग था। ये चाहता था कि मुझे लोग जाने, मुझसे लोग डरें, इस वजह से ये सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ पोस्ट करता था। और सप्ताह में वो एक दिन ऐसा चुनता था कि सभी लोग, गैंग के जितने भी सदस्य हैं वो मिलेंगे और बाइक की रोड शो निकालेंगे, यानी रैली निकालेंगे। धीरे धीरे चीजें बदलती चली गईं और दुर्लभ कश्यप का जो नाम था वो काफी ऊंचाइयों पर आने लगा, बुलंदियों पर आने लगा। नाम कहे या फिर उसका खौफ, लोग उससे डरने भी लगे। धीरे धीरे ये जानकारी उज्जैन पुलिस के पास भी पहुंची कि आखिर ये दुर्लभ कश्यप है कौन। उसी समय उज्जैन के जो एसएसपी रहते हैं, सचिन अतुलकर, वो
दुर्लभ कश्यप और उसके 23 साथियों को गिरफ्तार कर ले। जब ये पूरा गैंग पहुंचता है तब उससे पूछा जाता है उस गैंग से कि इसमें दुर्लभ कश्यप कौन है। तो दुर्लभ कश्यप तुरंत हाथ उठाकर बताता है कि मैं हूं दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप पुलिस हिरासत में रहता है, यानी कि पुलिस की कैद में रहता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अचानक से उसी बीच कोरोना आ जाता है, जिसके बाद देश में लॉकडाउन लग जाता है। और आप देखे होंगे कि जिनके जुर्म बड़े संगीन नहीं थे, जिनका संगीन अपराध नहीं था, उनको जेल से रिहाई दी जा रही थी। इसी बीच दुर्लभ कश्यप को भी कहा जाता है कि अब तुम जेल से निकल जाओ। जानकारी के लिए बता दूं कि उससे पहले भी दुर्लभ कश्यप को बेल मिल जाती, लेकिन बाहर में वो इतने अधिक दुश्मन पाल बैठा था कि उसको डर था कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इसी बीच सचिन अतुलकर जो उसको गिरफ्तार किए रहते हैं, एक दिन उससे थाने में मिलने जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे महफूज जगह यही है, क्योंकि तुमने बाहर में इतने अधिक दुश्मन पाल रखे हैं कि जब बाहर निकलोगे तो तुम मार दिए जाओगे। ये बात दुर्लभ कश्यप कहीं ना कहीं जानता रहता है, इस वजह से वो बेल नहीं लेता है। अचानक से कोरोना जब और अधिक बढ़ता है तो इसको जबरदस्ती जेल से रिहाई दे दिया जाता है कि तुम निकलो, जब कोरोना की स्थिति सब ठीक होगी तो पुनः तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। ये जेल से रिहाई के बाद कुछ दिन भोपाल में रहता है और फिर उज्जैन अपने माँ के पास चला आता है। माँ और पिता में अच्छी बनती नहीं थी, तो माँ और पिता दोनों अलग अलग रहते थे। इस बीच कोरोना लॉकडाउन में भी जहाँ पूरी तरीके से पाबंदियां थी, उसमें भी इसका गैंग पूरी तरीके से एक्टिव रहता है। छोटी मोटी घटनाएं, छोटे मोटे वारदात ये करते रहते हैं। और गौर करने वाली बात, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील बना के उस दरमियान भी अपलोड करता रहता है कि हाँ दुर्लभ कश्यप है, अभी उसका खौफ अभी बाकी है। इसी बीच 6 सितंबर को दुर्लभ कश्यप अपने माँ के घर उज्जैन दाल और बाटी की पार्टी रखता है। उसके 4 और दोस्त आते हैं। कुल 5 लोग वहां पर आराम से दाल बाटी खाते हैं, इंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद खाने पीने के बाद उनके मन में ये रहता है कि अब चलो कहीं पे बाहर घूमने चलते हैं। माँ रोकती भी है कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा है, कहाँ जाओगे, लेकिन इनको चाय और सुट्टे की तलब रहती है और ये पांचों निकल देते हैं। घर से थोड़ी दूर जाने के बाद एक चाय की टपरी खुली रहती है, जहां दुर्लभ कश्यप और उसके अन्य 4 साथी जाकर चाय और सुट्टा पीने लगते हैं। इसी बीच उज्जैन का ही एक और अन्य गैंगस्टर जिसका नाम रहता है शहनवाज, वो आ जाता है। शहनवाज के साथ उसके गैंग के काफी अधिक लोग थे और शहनवाज और दुर्लभ कश्यप में हमेशा से किसी न किसी बात को लेकर टकराव होता रहता था, या फिर यूं कहें कि वर्चस्व का जो जंग होता है उज्जैन में इन दोनों के बीच हमेशा से बना रहता था। अचानक से शहनवाज और दुर्लभ कश्यप में कुछ नोकझोंक हो जाती है और शहनवाज गैंग दुर्लभ कश्यप के ऊपर टूट पड़ता है। दुर्लभ कश्यप के जो अन्य 4 साथी थे वो भी शहनवाज गैंग के ऊपर किसी न किसी तरीके से हमला करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, अपना बचाव करते हैं। लेकिन चूंकि शहनवाज गैंग के लोग काफ़ी अधिक थे, इस वजह से दुर्लभ कश्यप गैंग वहाँ पर शांत हो जाता है और एक तरीके से ये कहें कि फीका पड़ जाता है। इसी बीच जब दुर्लभ कश्यप देखता है कि शहनवाज गैंग के लोग अब हमको छोड़ेंगे नहीं और मैं पूरी तरीके से घिर चुका हूँ, तो पिस्टल निकालता है और शहनवाज के कंधे पर एक गोली दाग देता है। जब दुर्लभ कश्यप गोली दागता है तो शहनवाज गैंग गुस्से से बौखला जाता है और जो चाय का ठिया रहता है वो चाय मालिक कहता है कि इसको अब छोड़ना मत, नहीं तो तुम सभी को ये मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। शहनवाज गैंग के बाकी जो सदस्य रहते हैं वो ताबड़तोड़ कुल 31 बार चाकुओं से हमला करते हैं दुर्लभ कश्यप के ऊपर। ताबड़तोड़ चाकुओं से वार होने के बाद दुर्लभ कश्यप की हालत गंभीर हो जाती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। दुर्लभ कश्यप की मौत के 7 महीने के बाद दुर्लभ कश्यप की मां की भी मौत हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, जिनका इकलौता बेटा इस दुनिया से चला जाए उस मां के ऊपर क्या बीतेगी। दुर्लभ की मौत के बाद दुर्लभ कश्यप के पिता का एक बयान आया था और वो बयान बड़ा मार्मिक था कि कृपया करके आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी माता पिता हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, वो कोई भी दुर्लभ कश्यप की तरह मत बनना। और वो माता पिता से अपील करते हैं कि हो सके तो आप लोग अपने बच्चों का बराबर
परवरिश और उनका देखभाल करते रहे। तो आज कहानी आप लोगों ने सुना दुर्लभ कश्यप की, जो महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जिसके नाम पर लोग आज भी रंगदारी और हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।